हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। देखिए, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है 7 सितंबर से। उसके लिए हमारे मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे थे, पर आज हम जो करने वाले हैं वो एग्जैक्ट जैसे कि 7 सितंबर को एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे ही प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके की मैराथन क्लास है। इससे आपका रिवीजन होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्टों को यहाँ सारे जो टॉपिक हैं उनको यहाँ कवर किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसी के साथ में एसएसटी के भी बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो चैनल पे अपलोड हैं। वो नहीं देखें तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर देखिए। 7 सितंबर को ही आपके एग्जाम है, तो प्लीज़ 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 इन 2-3 दिन में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। तो इन क्वेश्चन पेपर के जरिए आप अपना रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगेन मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन इजी लगने वाले हैं, काफ़ी सारे को ये बहुत टफ लगने वाले हैं। जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए इजी है, जिन्होंने नहीं किए हैं उनको ये टफ लगने वाले हैं। बाकी हर तरीके के क्वेश्चन इजी भी लिए, टफ भी लिए, मॉडरेट भी लिए, हर तरीके के क्वेश्चन जो है वो लिए गए हैं। तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, राजस्थान का मरुस्थल थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम इसको बोलते हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कौन सा हो जाएगा? थार मरुस्थल, जो राजस्थान के कहां पर उत्तर पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो थार के मरुस्थल की डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये पाया जाता है। थार मरुस्थल जो कहां फैला हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है, जिसमें भारत का हिस्सा सबसे बड़ा है। भारत का भी कौन से जिले का? तो राजस्थान का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा है। लगभग 2,90,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग जो है, मतलब अगर प्रतिशत में देखें तो 61.11% भूभाग पर ये आच्छादित है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये चारों ऑप्शन हम ऐसा ही करते हैं, सारे ऑप्शन हम क्लियर करते हैं। थार मरुस्थल हो गया। गोबी का मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चीन के बीच में है। जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको कौन सा कहाँ पर है? मंगोलिया और चाइना के बीच में जो है वो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? गोबी का मरुस्थल। और उसी के साथ में सहारा का मरुस्थल जो है वो अफ्रीका का और दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका का भी और दुनिया का भी। तो कौन सा हो जाएगा? सहारा का मरुस्थल। अब बचा कालाहारी मरुस्थल। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। कहां पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका में ये कालाहारी मरुस्थल जो है वो स्थित है। तो चारों मरुस्थल की मैंने आपको बता दी है कौन सी लोकेशन कहां पर पड़ती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। अगेन मैं ये आपको बोल रही हूँ, जो वर्षा के आधार हैं, जलवायु के आधार हैं, वो पूछे जाते हैं। जैसे थोनथवेट का पूछा जाता है, कोपेन का पूछा जाता है, टिवार्था का पूछा जाता है। तो ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। तो वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार मानने वाले कौन थे? ये थे थोनथवेट, जिन्होंने वर्षा को वाष्पीकरण पर आधारित माना है। जलवायु को इन्होंने शुष्क, अर्ध शुष्क और आर्द्र में इन्होंने वर्गीकृत किया है। कोपेन ने क्या आधार माना है? तो कोपेन ने वर्षा को जो आधार माना है वो माना इन्होंने वनस्पति और तापमान। वनस्पति और तापमान कोपेन का बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो वनस्पति, तापमान और वर्षा, तीनों को इन्होंने आधार माना है जलवायु का। उसी के साथ में देखिए, केंड्रियो ने अगर देखें तो इन केंड्रियो ने माना है तापमान और मौसम। क्या माना है? तापमान और मौसम को आधार माना है इन्होंने। उसी के साथ में बचे कौन? तो थोनथवेट का मैंने बता ही दिया, वर्षा को आधार माना है इन्होंने। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थोनथवेट, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम ए से बी, ए में नदी है और सेकंड में सहायक नदी से इसको मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब सहायक नदियों का क्वेश्चन पूछा जाता है। नदियों के टॉपिक से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आना है। प्लीज प्लीज रिवीजन कर लीजिएगा। जलवायु प्रदेशों का रिवीजन कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति हो गई, एकीकरण हो गया, किसान आंदोलन हो गए, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन बनते हैं। एक जो पशुओं की नस्लें हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको कुछ टॉपिक बता रही हूँ क्योंकि उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो आपको वो करना है। तो कॉलम हमारा है, एक तरफ नदी है और एक तरफ दी गई है सहायक नदियां। अब देखिए बनास की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मोरेल हो जाएगी। मोरेल जो है वो बनास की सहायक नदी है, तो पहले में तो ए ही आ जाएगा। वहीं लूनी की सहायक भांडी नदी है, बिल्कुल ये भी एकदम सही है, तो बी आ जाएगा। माही की कौन सी हो जाएगी? जाखम हो जाएगी, एकदम सही है। जाखम जो है वो डूंगरपुर में आकर इससे मिलती है। वहीं बांडी जो है, बांडी नदी लूनी की सहायक है, जो कि कहाँ पर? पाली जिले में मिलती है। ठीक है, उसी के साथ में बची कौन? चंबल। तो चंबल की क्या? काली सिंध है, बिल्कुल काली सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है। तो ए बी सी और डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट किन देशों के बीच समझौता था? तो देखिए जो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट था, ये भारत और किसके बीच में? जापान के बीच में एक समझौता था। यानी इसको क्या बोलेंगे हम? ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड इसको बोलेंगे। तो ये संयुक्त रूप से इनका एक प्रयास था। इसका उद्देश्य था, अगर पूछे तो इसका उद्देश्य था नहर क्षेत्र में क्या करना? वृक्षारोपण करना। क्या करना? वृक्षारोपण और मरुस्थलीकरण रोकथाम करना। ठीक है, और उसी के साथ में देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पर्यावरण जो संरक्षण है और स्थानीय आजीविका है उसमें महत्वपूर्ण सहायक था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता था। तो राइट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो ये देखिए जो सिरोही, पाली और जालोर जो है वो आते हैं खंड सेकंड बी के अंतर्गत। ये कौन सा खंड हो जाएगा? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदान क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान खंड। ठीक है, तो ये सिरोही, पाली और जालोर व सेकंड बी जो अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदान खंड है उसके अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? तो बाजरा और मूंगफली जो है यहाँ पर अधिक मतलब उपयुक्त वेदर होता है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा वैसे अगर देखें तो तिलहनों और मतलब खाद्यान्न की सब 2022-23 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आगे ना क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड की हर एक जीके के पेपर में पूछा गया है। भैंस की नस्लें पूछ ली, किसी में बकरी की पूछ ली, किसी में भेड़ की पूछ ली, किसी में ऊंट की पूछ ली। तो हर एक पेपर में ये आए हैं फर्स्ट ग्रेड की, और चांस बनते हैं आपके सेकंड ग्रेड के पेपर में भी आने की। तो प्लीज़ 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 जो भी पशु हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप ऊँट की कर लीजिएगा, भैंस की कर लीजिएगा, गाय की कर लीजिएगा, बकरी की कर लीजिएगा और भेड़ की कर लीजिएगा। इनकी तो आपको करनी ही करनी है, कौन सी नस्ल किसकी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मुर्रा भैंस की नस्ल है, बहुत महंगी आती है। हरियाणा में बोलते हैं ना मेरे पास मुर्रा है तो मैं मतलब बहुत अमीर हूँ। तो मुर्रा भैंस की नस्ल आती है, बिल्कुल सही है। उसी के साथ में सोनारी भेड़ की नस्ल है, एकदम सही है। गोमठ गाय की, तो देखिए यहाँ ये गलत हो जाता है अगर आपको नहीं पता होगा। तो गोमठ गाय की नहीं, गोमठ किसकी नस्ल हो जाएगी? ऊंट की नस्ल है। गोमठ किसकी नस्ल हो जाएगी? ऊंट की। नाचना भी ऊंट की नस्ल है। तो सारे बाकी सही सुमेलित हैं आपके सामने। अब देखिए राजस्थान में ऊँटों की नस्लें अगर हम और देखें तो नाचना आपको सभी को पता है, बहुत ही फेमस ऊँट है। गोमठ हो गया, दो हमारे सामने हो गए, जैसलमेरी हो गया, एक अलवरी ऊँट भी आता है। कौन सा ऊँट? अलवरी हो गया, सिंधी हो गया, कच्छी हो गया, बीकानेरी हो गया, ये सभी ऊँट की नस्लें हैं।
और गाय की नस्ल अगर मैं आपको बताऊं, गाय की नस्लों में ध्यान से सुनना है आपको। जैसे गाय की नस्लों में एक गिर है, गिर गाय की नस्ल की बहुत जैसे भैंस में मुर्रा है, वैसे गाय में गिर है। उसी के साथ में थारपारकर हो गई। गिर और थारपारकर सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्लें होती हैं। कांकरेज हो गई, राठी हो गई, मालवी, मेवाती, नागौरी, ये सभी जो है वो गाय की नस्लें हैं। तो ये आपको याद रखनी है। गाय की नस्ल भैंस की, भेड़ की, ऊंट की, बकरी की, इन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहां स्थापित किया गया था? तो राजस्थान का सबसे पहला सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना जो है वो कहां पर बनाया गया था? गोटन नागौर में बनाया, स्थापित किया गया था। कौन सा था? जे.के. वाइट सीमेंट, जे.के. वाइट सीमेंट वर्क्स नाम से इसका था। तो ये सबसे पहले 1984 में कहां पर? गोटन नागौर में इसको स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत रहा है? तो 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, आज मैंने वही टॉपिक लिए हैं जिनसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं। प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वे जिले जो अनुसूचित जनजाति सबसे कम जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत जिनकी रही है वे रहे हैं बीकानेर और नागौर। इनमें सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत रहा है। तो राइट आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो चीजें दी गई हैं इनमें से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, बिल्कुल सामोद जयपुर में जो बालाजी का मंदिर है तो वहाँ रोपवे लगवाया गया था, एकदम सही है। सावित्री माता मंदिर में रोपवे सिरोही में। तो देखिए, सावित्री मंदिर जो है वो सिरोही में नहीं, कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है सावित्री माता का मंदिर। तो सावित्री माता का मंदिर कहाँ पर पड़ता है आपके? कहाँ पर? अजमेर में, अजमेर में। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल रोपवे है। उसी के साथ में सुंदा माता जालोर में रोपवे बिल्कुल लगवाया गया था। सुंदा माता जालोर में लगभग 800 मीटर के लगभग है इसमें। वहीं मनसा पूर्णा करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, तो ये भी एकदम सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके साथ में देखिए, और रोपवे कहाँ कहाँ लगा है? एक जीण माता का मंदिर है सीकर में, सभी को पता होगा। हर्षनाथ का मंदिर भी है वहां पे, जीण माता का मंदिर भी है। सीकर में है जीण माता जी का मंदिर, वहां पे रोपवे है। एक नीमच माता का मंदिर है, वहां पर रोपवे है उदयपुर में, नीमच माता के। एक अन्नपूर्णा माता का मंदिर है जो कि खोले के हनुमान के मंदिर बोलते हैं, वहां पर है। तो वहां पर भी रोपवे है, लेकिन ये प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे माना जाता है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का हमको चयन करना है। कालीबंगा से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत है? ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल धूप में सुखाकर ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में जुताई वाले खेतों के कोई प्रमाण नहीं मिले। देखिए कितना गलत है, जबकि कालीबंगा एक ऐसा सभ्यता थी जहां से सिर्फ और सिर्फ जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से ही हमको प्राप्त होते हैं। समकोण दिशा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं ग्रिड पैटर्न पर, है ना। तो ये कालीबंगा के बारे में ये गलत हो जाएगा। कालीबंगा से देखिए हमको एक ही समय में 2 फसलें उगाने के जो है प्रमाण प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं और जो साथ में उगाते थे। तो 2 फसल उगाने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं मान सकते कि यहाँ से जो है वो खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला, तो ये गलत है।
अगला है प्राचीन दृष्टदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान जो कि घग्गर नदी क्षेत्र है कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया। बिल्कुल सही है। प्राचीन दृष्टदती और सरस्वती नदी जिसको हम वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं कालीबंगा सभ्यता को इसने जन्म दिया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। यहाँ से एक बार में 2 फसलें उगाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, यहाँ पर खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चत्ते का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनल से हुआ है। ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो ये बीजक की पहाड़ी है ये कहाँ पर? बैराठ में। और बैराठ कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो ये कहाँ पर स्थित है? बैराठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, किया गया था? तो देखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा और जो संस्कृत महाविद्यालय है उसका निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो है अजमेर में कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसका? कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण करवाया था, जिसको बाद में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है, जिसको क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, ये याद रखिएगा। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वा कर यहाँ पर क्या मस्जिद का निर्माण करवाया? किसको? संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर मस्जिद का निर्माण करवाया। और यहाँ फारसी अभिलेख इसने लिखवाए थे। तो राजस्थान में सबसे पहले फारसी अभिलेख जो मिलते हैं वो यही मिलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम? 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा इसको बोला जाता है। अब देखिए इस मस्जिद का डिजाइन तैयार किसके द्वारा किया गया था? ताजमहल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो 2.5 दिन के झोपड़े के बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना कि इसका डिजाइन किसने रेडी किया था? तो इसका डिजाइन रेडी करने वाले थे कौन? अबू बकर। अबू बकर ने जो है इसका डिज़ाइन रेडी किया था। और एक और फेमस स्टेटमेंट है इसके बारे में जो कि कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि 2.5 दिन झोपड़े के लिए कि मैंने राजस्थान में इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत नहीं देखी है। ये किसने? कर्नल जेम्स टोड ने जो है 2.5 दिन झोपड़े के बारे में कहा था कि राजस्थान की इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत मैंने कहीं नहीं देखी है। तो इसके बारे में एक मतलब चीज ये सही हो जाता है कि राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है। राजस्थान की पहली मस्जिद क्या मानी जाती है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये 16 खंभों का महल है। कितने खंभों का? 16 खंभों का। तो 2.5 दिन के झोपड़े से संबंधित कितनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी हैं। तो किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? देखिए गोरा बादल हो गए, झाला बीदा हो गए, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आरपीएससी के कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, फेवरेट टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो गोरा और बादल जो है वो 1303 में किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो कि चित्तौड़ आक्रमण था उसमें जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो क्या मानते हैं हम इसको? अलाउद्दीन खिलजी के साथ में हुआ था, चित्तौड़ युद्ध था, है ना। तो उसमें ये कौन? गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। देखिए इस आक्रमण के बारे में जो है अमीर खुसरो ने लिखा था कि अमीर खुसरो की बुक कौन सी थी? खजाइन उल फतुहा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, खजाइन उल फतुहा किसकी बुक है? तो ये बुक है किसकी? अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इन्होंने कहा चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने के आक्रमण का कारण जो था वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इन्होंने बताया है। वहीं मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बताया है कि जो रतन सिंह थे चित्तौड़ के शासक, रतन सिंह पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण का कारण जो है वो पद्मिनी को प्राप्त करना था। पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, मूवी भी आपने वो देखी होगी।
तो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जो है अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ये किसने कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसको बताया गया है। तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह। और गोरा और बादल जो है वो रतन सिंह के क्या थे? सेना नायक थे। चित्तौड़ आक्रमण के दौरान ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? किस शासक ने जो है वो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो देखिए, औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वो किया था किसने? महाराणा राज सिंह ने जो है वो विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध। अब देखिए, राज सिंह ने जो है विद्रोह किया क्यों था? क्योंकि हिंदू जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियों को औरंगजेब द्वारा तोड़ा जा रहा था। तो उनकी मूर्तियों की रक्षा करने के लिए जो है वो और महाराणा राज सिंह जो है वो औरंगजेब के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, आप देखिए उसके बाद अमर सिंह थे इसके मेवाड़ के शासक। तो अमर सिंह की मृत्यु के बाद में जो है वो राणा करण सिंह आते हैं ना, महाराणा करण सिंह आते हैं। महाराणा करण सिंह ने जो है वो पिछोला झील में जो है वो किसका निर्माण करवाया था? जग मंदिर का निर्माण जो है इन्होंने प्रारंभ करवाया था। क्या उस समय जो मुगल शासक थे वे कौन थे? तो वो कौन थे? शाहजहां। ठीक है, तो करण सिंह के बारे में बता दिया कि किसके पुत्र थे? अमर सिंह के पुत्र थे। पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया था 1622 ईस्वी में। उस समय मुगल शासक थे शाहजहां। शाहजहां ने यहाँ पर एक मजार बनवाई थी। कहाँ पर? उदयपुर में। कौन सी मजार? गफूर बाबा की मजार गफूर बाबा की मजार इन्होंने यहाँ पर बनवाई थी। इसीलिए देखिए, महाराणा करण सिंह जो है वो मेवाड़ का प्रथम राजा था जो कि मुगल दरबार में 5000 मनसब के साथ उपस्थित हुआ था। तो ये 5000 के मनसब करण सिंह को किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। और करण सिंह ने उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय स्वतंत्रता तक जो है मेवाड़ की राजधानी रही थी क्या? उदयपुर। तो करण सिंह के बारे में ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये बहुत बड़े विद्वान थे। हरिनाथ हो गए, सुंदरदास हो गए, जगन्नाथ हो गए। इनको जो संरक्षण प्रदान किया था वो आमेर के मानसिंह ने संरक्षण प्रदान किया था। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया करण सिंह को शाहजहां ने 5000 के मनसब प्रदान किए। आमेर के मान सिंह को किसने मनसब प्रदान की थी? 5000 की मनसब ही मान सिंह को प्राप्त हुई थी जो कि आमेर के शासक थे। मेवाड़ के तो करण सिंह थे, आमेर के मान सिंह थे जिसको 5000 की मनसब प्राप्त हुई थी। और ये किस शासक के द्वारा? मुगल शासक के द्वारा दी गई। ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये विद्वानों को इन्होंने आश्रय दिया था। हरिनाथ जी को दिया था, सुंदरदास जी को दिया था, जगन्नाथ जी को दिया था। इनको इन्होंने संरक्षण दिया था। ये जो है वो मानसिंह के दरबारी कवि थे। तो और दरबारी कवि कौन को? ये तो संरक्षण विद्वान हो गए। बाकी दरबारी कवि कौन कौन से थे? हरनाथ हो गए। किसके समय में? आमेर के मानसिंह के समय में। उसी के साथ में राय मुरारी दास हो गए, पुंडरीक हो गए। अब देखिए, पुंडरीक की बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है पुंडरीक विठल की, जैसे कि रागमाला बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, पुंडरीक विठल की है। उसी के साथ में दूनी प्रकाश हो गई, दूनी प्रकाश। राग मंजरी हो गई, राग चंद्रोदय हो गई। आप देखिए, राग से आप याद रख सकते हैं ना, किसके द्वारा? पुंडरीक विठल के द्वारा। राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, ये सभी जो है वो किसकी हैं? पुंडरीक विठल की। अब देखिए, जो मैंने बताया था अभी, राय मुरारी दास हैं, वो भी किसके दरबारी कवि थे? मानसिंह के दरबारी कवि थे। तो राय मुरारी दास के द्वारा मान प्रकाश
ग्रंथ लिखा गया था। मान प्रकाश ग्रंथ की रचना मुरारी दास के द्वारा की गई थी। वहीं जगन्नाथ के द्वारा जो है वो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की गई थी। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, ठीक है, तो ये याद रखिएगा सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म संगत है? मैंने कहा था ना 1857 की क्रांति से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। तो कौन सा जो है वो असंगत पूछा है? उदयपुर के बिल्कुल कौन थे? मेजर शावर्स जो है उदयपुर, या फिर मेवाड़ भी अगर यहाँ पर आ जाता है तो सही है, मेवाड़ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जयपुर के कर्नल ईडन थे, एकदम सही है। बीकानेर के कैप्टन J.D. होल, तो यहाँ ये गलत हो जाता है आपका। J.D. होल जो है वो कहाँ के थे? सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे? सिरोही के। जोधपुर के कौन थे? मैकमेसन थे। तो जोधपुर या फिर इसको मारवाड़ भी बोल सकते, जैसे उदयपुर मेवाड़ है, जोधपुर क्या हो जाएगा? मारवाड़। उसी के साथ में देखिए और जयपुर का हो गया। आप कोटा के भी काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोटा के कौन थे पॉलिटिकल एजेंट? तो कोटा के थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन जो है वो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। अजमेर के मेजर कर्नल डिक्सन थे। वहीं प्रतापगढ़ के मेजर रोक थे। भरतपुर के मॉरिशस थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद में रखनी है। अजमेर के कर्नल डिक्सन। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन जो है 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ठीक है। स्थान अगर पूछे तो बैरीसाल गांव में किया गया था। बैरीसाल गांव में किया गया था। संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। अध्यक्ष अगर पूछे तो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो लगान और लाख बाग का इन्होंने विरोध किया था। उसी के साथ में पथिक जी ने जो है एक समिति की भी स्थापना की थी, ऊपरमाल सेवा समिति की। तो ये आपको याद रखनी है। सन भी आपको याद रखनी है। 1917 में जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। विजय सिंह पथिक जी के द्वारा इसको क्या करा गया था? संस्थापक थे विजय सिंह जी पथिक। अगला है, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ का विलय राजस्थान में किया गया था? किसकी सिफारिश पर? तो ये राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो है माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय जो है वो राजस्थान में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा किया गया था। स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। राजस्थान पुनर्गठन आयोग आया कब था? 1953 में। अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फैजल अली को अध्यक्ष बनाया गया था। फैजल अली को ये अध्यक्ष थे। और पंडित हरिद्रनाथ कुंजरू और M.K. पणिंकर जो है इसके सदस्य थे। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सदस्य भी पूछे गए हैं, अध्यक्ष भी पूछे गए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, अध्यक्ष जस्टिस फैजल अली थे। वहीं सदस्य कौन कौन थे? तो हरिद्रनाथ कुंजरू और M.K. पणिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए वोल्टर के द्वारा राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो कहाँ? अजमेर में की गई थी। 1888-89 के लगभग 89 में इसकी स्थापना अजमेर में की गई थी। और इसका जो कुछ नियम बनाए गए थे इसमें, तो ये नियम जो है वो किसके लिए थे? वोल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा जो है इसका नाम रखा गया था। तो राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित हो गए, इन्होंने इसका नाम ये रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध किस राजस्थान के आंदोलन से है ना नया क्वेश्चन। तो ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्तर सिंह का संबंध जो है वो राजस्थान के तसीमो आंदोलन से संबंधित है। ये
कौन से आंदोलन से? तसीमो आंदोलन से। देखिए तसीमो कांड हुआ कब था? तो 1947 में जो है ये कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, प्रजामंडल की सभा चल रही थी और सभा पर जो है पुलिस ने यहाँ फायरिंग कर दी थी, जिसमें कि पंचम सिंह और छत्तर सिंह दोनों जो है वो शहीद हो गए थे। ठीक है, तो तसीमो आंदोलन था ये। देखिए आर्य समाज के नेता कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। इन्होंने धौलपुर में जन चेतना का कार्य प्रारंभ किया था। वहां पर जो है एक तसीमो कांड हुआ था, तो इस तसीमो कांड के बारे में आपको याद रखना है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? कौन है? रामदेव जी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। कामड़िया पंथ जो है वो राजस्थान में मतलब प्रमुख केंद्र अगर पूछे इसका तो कौन सा हो गया? पादरला गांव पाली। पाली जो है कामड़िया पंथ का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसी के साथ में पोखरण जैसलमेर में है और डीडवाना, ये 3 प्रमुख केंद्र इसके माने जाते हैं। प्रसिद्ध रचना अगर देखें इनकी रामदेव जी की तो 24 बाणियां, 24 बाणियां मतलब बोली होती है ना। और रामदेव जी का एक प्रसिद्ध गीत आप सभी को, रामदेव जी का गीत नृत्य कौन सा है? 13 ताली नृत्य है, जो कि कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा नृत्य है जो कि केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो है ये गीत, ये नृत्य किया जाता है रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी की फड़ जो है वो कामड़ जाति के भोपे रावण हत्यावाद यंत्र से जो है वो बाँचते हैं। किससे? रावण हत्यावाद यंत्र से। रामदेव जी के बारे में याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हड़बू जी, बेंगटी, मल्लीनाथ तिलवाड़ा, तल्लीनाथ पंचोटा, धन्नाजी सिबूदड़ा। ठीक है, तो कौन सा हमारे सामने सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल धन्नाजी सिबूदड़ा ही हमारे सामने सुमेलित नहीं होगा। संत धन्ना जी जो हैं वो आपके कहाँ से थे? धुवल टोंक से संबंधित हैं। धुवल टोंक के जाट परिवार में ये पैदा हुए थे। इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके रामानंद जी जो है इनके गुरु थे, और इन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन चलाया था। इनका मुख्य मंदिर आपके सामने कहाँ पर है? धुआं कला, बहुत महत्वपूर्ण है। धुआं कला कहाँ पर? टोंक में जो है वो इनका मंदिर है। किसका? धन्ना जी का। बाकी हड़बू जी का मंदिर कहाँ पर है? हड़बू जी का पड़ता है आपके बेंगटी में। हड़बू जी का कहाँ पर पड़ता है? बेंगटी फलोदी में। प्रमुख पूजा स्थल है इनका। पुजारी जो है इसका सांखला राजपूत कहलाता है। वहीं मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। और हड़बू जी का जो है बता दिया मैंने। हड़बू जी का क्या? बेंगटी गांव फलोदी में। और सांखला राजपूत इसके पुजारी कहलाते हैं। बचा क्या? तल्लीनाथ जी। तो तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल पांचोटा गांव कहाँ पर पड़ता है? जालोर में स्थित है। जालोर। और पांचोटा गांव के पास में ही जो पंचमुखी पहाड़ी है उसके बीच में घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति जो है यहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये सारे ही लोक देवताओं के बारे में बता दिया है। अगला है हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किला का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम अगर देखें तो क्या था? रणथंभपुरा। क्या था? रणथंभपुरा जो है वो इसका प्राचीन नाम था। देखिए रणथंभौर का अगर प्राचीन नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो रतन हलंतपुर माना जाता है ना, जिसका शाब्दिक क्या होता है? रण की घाटी। रण की घाटी बोलते हैं इसको, रण की घाटी। और हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। सारंगधर। सारंगधर जो है वो हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता है। और इन्होंने रणथंभौर के राणा हमीर के चरित्र का वर्णन इसमें किया है। हमीर रासो जो है हिंदी का रासो ग्रंथ माना जाता है। भाषा पूछ ली जाती है। छंदों की संख्या है वो 300 है। और अहीरवाटी बोली की रचना जो है इसके द्वारा की गई है।
अगला है घाणेराव, रिहा, भिन्हाई, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं ये सारे ही ठिकाने? तो ये जो है वो मारवाड़ स्कूल की चित्र शैलियां हैं। रिया, भिनिया, जूनिया, घाणेराव, ये सारी जो है वो मारवाड़ चित्रकला की शैली मानी जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर बी। अगला है बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक क्या है? तो देखिए बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षक अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा? गैर नृत्य। बाड़मेर के कानन में मुख्य आकर्षक का केंद्र होता है। यहाँ मुख्य रूप से जो है वो भील समुदाय के द्वारा ये किया जाता है, पूरे राजस्थान में पाया जाता है ना। इसमें पुरुष जो है वो क्या करते हैं? आधे भंवरों यानी चक्कर, भंवरों मतलब चक्कर का प्रदर्शन इसमें शामिल होते हैं। नर्तकियां जो है वो इसमें बहुत प्रवीण होती हैं और विभिन्न मतलब बहुत जटिल पैटर्न होता है, हार्ड पैटर्न में को ये शामिल इसमें करती है। और भूमि के पारंपरिक संगीत के साथ में ये नृत्य किया जाता है, गैर नृत्य। तो बाड़मेर के कानन मेले का आकर्षक का केंद्र क्या होता है? गैर नृत्य। उद्देश्य शाही, अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजन शाही, ये सब क्या है? तो ये सब सभी को पता है राजपूत पगड़ियों की शैलियां हैं, है ना। अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही, शिव शाही, उदय शाही, अटपटी पगड़ी, ये सभी जो है वो राजपूत शैली हैं, वो सॉरी राजस्थान की पगड़ियों की शैली मान जाती हैं। उसी के साथ में सामंती पगड़ी होती हैं जिसमें कि मानसाई जो है वो भैंसरोडगढ़ की सामंती पगड़ी है, भैंसरोडगढ़ की। उसी के बाद में चूड़ावत शाही होती है, चूड़ावत शाही, जो कि कहाँ? सलुम्बर की पगड़ी होती है। जशवंत साई देवगढ़ की होती है। तो ये जो हैं वो सारी पगड़ियों की शैलियां हैं। अगला क्वेश्चन है ओलियू राजस्थान लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? सभी को आता ही होगा ये तो, है ना, ओलियू। तो बेटी की विदाई पर जब वो घर से उसको विदा करते हैं तो ओलियू गीत गाती हैं। पुत्री की विवाह की विदाई पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है ओलियू, है ना। और जो ये और कौन सा गीत गाया जाता है? आम्बो भी जो है वो पुत्री की विदाई पर गाया जाता है, आम्बो, है ना। तो पुत्र जन्म पर जच्चा बच्चा गीत गाए जाते हैं, सभी को पता है, होलर जिसको कहते हैं हम। तो ये देख लीजिएगा। अब ये देखिए बारात की अगवानी वाला गीत, है ना। तो ये जल्ला जलाल कहते हैं जब बारात वधु के घर से स्त्री, है ना, वर्ग को बारात का डेरा देखने जाती है जहां बारात को ठहराया जाता है, तो उस वाले गीत को क्या बोलते हैं? जला जलाल। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? सभी को आता है, मालवी की उपबोलियां हैं रागड़ी और निमाड़ी। किसकी उपबोलियां हो जाएंगी? मालवी की उपबोलियां हो जाएंगी। निमाड़ी कहाँ पर बोली जाती है वैसे? तो निमाड़ी बोली जाती है आपके चित्तौड़गढ़ में, वैसे मोस्टली दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी में मालव क्षेत्र में। और रागड़ी जो है वो मारवाड़ी का मतलब मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। तो ये मोस्टली मालवा के जो राजपूत लोग हैं उनकी बोली है। तो ये कहाँ पर बोली जाती है? मालवी बोली है। सुपार्श्वनाथ चरित्रम क्या है? तो सुपार्श्वनाथ चरित्र या सुपार्श्वनाथ चरित्रम जो है वो एक प्रकार का चित्रित ग्रंथ है। किसका? जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ के राणा मोक्कल के काल के समय का ये चित्रित ग्रंथ है। चित्रकार अगर देखें तो कौन हो जाएंगे? हीरानंद जी है वो इसके चित्रकार हो जाएंगे। जैन ग्रंथ के समय का है, जैन ग्रंथ है, राणा मोक्कल के समय का है, एक प्रकार का चित्रित ग्रंथ है। टाइम पीरियड देखें तो 422-23 के लगभग, है ना, 1422-23 के लगभग। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको करता है? राष्ट्रपति को, सभी को पता है। भारत के अनुच्छेद में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। 156 के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष के कार्यकाल के जो लिए जो है वो नियुक्त होता है। लेकिन अगर उसे त्यागपत्र देना होता है तो हालांकि जो ये क्या होता है, कार्यकाल इसका वैसे निश्चित नहीं होता राज्यपाल का, लेकिन क्योंकि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।
तो अगर उसे त्याग पत्र देना है तो किसे को देगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। जैसे अभी किसने दिया है, कमेंट करके बताएंगे करंट में राज्यपाल के कौन सभापति थे जिन्होंने की त्याग पत्र दिया है ना। राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित है? तो राजस्थान के राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित है? वो विधानसभा को अछूत करने की शक्ति है, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है ना। तो राज्यपाल को जो है वो सत्रावसान विघटित कर सकता है, विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, तो ये कर सकता है, लेकिन जो है उसको क्या नहीं कर सकता? स्थगित नहीं कर सकता। विघटित सत्रावसान कर सकता है, विघटित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, स्थगित नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर बी। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति? स्थगित, हाँ इसमें आपको ये मैंने बताया नहीं, स्थगित कौन कर सकता है वैसे? तो विधानसभा अध्यक्ष स्थगित कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वो विधानसभा को स्थगित कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। कई बार देखिए क्या है, बच जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों को बचाना चाहिए, क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैं दिमाग में चलता रहता है ना, तो आपको शेयर कर देती हूँ। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है किसके प्रति? जो है वो जवाबदेही होती है तो राज्य विधानसभा के प्रति जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद जो है वो जवाबदेही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? कौन सा संविधान संशोधन? तो ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। ये संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में आया था। इसमें मंत्री परिषद का आकार को विधिवत रूप से ये सीमित कर सकता है। तो ये अधिनियम कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है और फिर नीचे क्या है, सही गलत का चयन करना है ना। तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। क्या ये सही बात है? तो बिल्कुल आयोग के सदस्य या अध्यक्ष जो अध्यक्ष और सदस्य वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष का कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति के आगे से अपने पद से हटाया जा सकता है। तो ये बात भी आपके सामने क्या हो जाती है? सही हो जाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसको। राज्य के गठन के समय देखिए टोटल कितने 22 प्रांत में से सिर्फ 3 प्रांत जैसे कि जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया और बीकानेर, अब इनमें से ही लोक आयोग जो है वो कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आयोग की स्थापना सभी को पता होनी चाहिए 1949 डेट अगर पूछे तो 22 दिसंबर 1949 को जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें जो है आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। संविधान के भाग कौन से में? भाग 14 में। अनुच्छेद अगर पूछे तो 315 से 323 तक जो है वो लोक सेवा आयोग के से जुड़े हुए प्रावधान हैं, 315 से 323 तक। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सी के मैथ्यू, पहले ये ऑप्शन अगर हम देखें तो सी के मैथ्यू का कार्यकाल अगर देखें तो 2012 से 13 तक रहा था। ठीक है, अगला है राजीव महर्षि, तो राजीव महर्षि का 13 से लेकर के इनका 2012 से, अब मैं यहाँ लिखूंगी तो बड़ा हो जाएगा, 13 तक राजीव महर्षि का 13 से 14 तक रहा था। उनके पास में निहाल चंद गोयल का देखें तो निहाल चंद गोयल का आपके सामने 17 से 18 तक रहा था। और लास्ट में आते हैं डी बी गुप्ता, तो इनका कार्यकाल था 2018 से 2020 तक। तो अब देखिए इसमें राजीव महर्षि पहले आ गए तो ये गलत हो गया, निहाल चंद पहले आ गए तो ये गलत हो गया, तो पहला ही हमारे सामने सही है ना। ठीक है, तो ये जो है वो सचिवों का कार्यकाल है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका।
कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था पूछा है। ठीक है, अब देखिए जस्टिस सुश्री कांता भटनागर बिल्कुल राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं ये सुश्री कांता भटनागर। कार्यकाल इनका अगर हम देखें तो मार्च से लेकर के अगस्त 2000 तक है ना। जस्टिस कौन माने जाते हैं? जस्टिस प्रेमचंद जैन, ये नहीं है। जस्टिस प्रेमचंद जैन जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी एक जैन रही हैं, सागिर अहमद भी रहे हैं। तो ये 2001 से 4 तक रहे थे सागिर अहमद, है ना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की जो है वो गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 243D जो है वो पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण से संबंधित व्यवस्था करता है। इसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की इसमें व्यवस्था होती है। तो संविधान संशोधन अगर पूछे तो 73वां, अनुच्छेद पूछे तो 243D के अंतर्गत जो है वो महिलाओं को आरक्षण की जो है वो प्रावधान है। पंचायतों के सभी वर्गों के लिए महिलाओं को न्यूनतम 33% या फिर 1/3 आरक्षण दिया जाता है। उसी के साथ में एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 2009 में जो है महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर कितना 50% कर दिया था। और ये करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिन्होंने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की। अगला है ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ग्राम के सभी निवासी होते हैं क्या? मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। सभी नहीं होंगे, जो मतदाता सूची में शामिल हैं वो क्या होंगे? मतदाता सूची में शामिल सभी जो निवासी हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो बी आंसर सही होगा। कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य या विधायक रही है? तो ये रही हैं कौन? यशोदा देवी जो है वो प्रथम विधानसभा चुनाव में पहली महिला विधायक रही हैं। ये बांसवाड़ा से चुनी थी। बांसवाड़ा उपचुनाव जो कि 1953 में हुआ था उसमें ये जो है विधायक चुनी गई थी। पार्टी अगर पूछे इनकी तो प्रजा समाजवादी पार्टी इनकी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। और राजस्थान की पहली महिला मंत्री अगर पूछे तो वो कौन थी? कमला बेनीवाल। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। यशोदा देवी पहली महिला विधायक हैं और कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री हैं। उसी के साथ में और महत्वपूर्ण चीज सुमित्रा सिंह जी के बारे में। अब सुमित्रा सिंह जी क्या थी? ये प्रथम और एकमात्र, अभी तक एकमात्र क्या रही हैं? विधानसभा अध्यक्ष। तो महिलाओं की पावर देख रहे हो आप। आजकल हर जगह महिलाएं ही टॉप आ रही हैं, चाहे वो बोर्ड की एग्ज़ाम हो, IAS की एग्ज़ाम हो, RS की एग्ज़ाम हो, किसी भी तरीके की एग्ज़ाम हो, महिलाएं टॉप आ रही हैं। अब ये महिलाएं देखिए, कमला बेनीवाल जी हैं वो पहली महिला मंत्री रहीं, यशोदा देवी जी पहली विधायक रहीं, सुमित्रा सिंह जी पहली और एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष रही हैं। वहीं एक और महिला जो है कौन? तारा भंडारी, जो कि प्रथम और एकमात्र महिला जो विधानसभा की क्या रही हैं? उपाध्यक्ष। अब विधानसभा अध्यक्ष आपको पता है, महिला मंत्री पता है, लेकिन विधानसभा के उपाध्यक्ष भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो तारा भंडारी जो है वो एकमात्र और प्रथम महिला हैं जो कि विधानसभा की क्या रही हैं? यहां लिख देती हूं, तारा भंडारी उपाध्यक्ष रही हैं विधानसभा की, ध्यान में रखिएगा। गन्ने की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर हमको विचार करना है और सत्य कथन की हमको पहचान करनी है। तो भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एक मिनट यार, 43 कहाँ से आएगा? क्या गलत हो गई? बीच में क्वेश्चन छूट गए, कोई नहीं। 39 के बाद में 43 आ गया डायरेक्ट, है ना। कोई नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी, है ना। आप 43 देख लीजिएगा। गन्ने की फसल के संबंध में कथनों पर हमको विचार करना है। कौन सा कथन जो है वो सत्य है पूछा है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या भारत है? नहीं है।
भारत जो है वो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, तो ये एकदम सही है। गन्ना कैसा है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, जो कि लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में, और वर्षा अगर देखें तो 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में जो है इनको आर्द्र जलवायु में बोया जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे आता है, भारत सेकंड नंबर उत्पादक देश में आता है। भारत में अगर हम राज्य देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर गन्ना बहुत मतलब उगाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्यों का सही युग्म हमको पहचानना है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर। अब अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे दिया गया है मिजोरम, तो मिजोरम का लगभग 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं मिजोरम सिक्किम का अगर देखें तो सिक्किम का 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्यों का। अब इसमें मणिपुर आ गया, तो मणिपुर का तो 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम का पूछा है ना, तो ये क्या नहीं होगा इसमें? मणिपुर तो नहीं आएगा इसमें। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें क्या बच गया? मिजोरम। सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर तो अभी हमने देखा ही था, नहीं आएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और क्या हो जाएगा? सिक्किम। ये सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का लगभग 17 है, और उसी के साथ में अगर इसको सेंडिंग में देखें तो अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, मिजोरम का 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सिक्किम का 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो असेंडिंग ऑर्डर में भी ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो वैसे अगर देखें सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य अगर कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपके सामने बिहार हो जाएगा, और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला है गरजती चालीसा। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था? पछुआ पवनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन क्या ये चीज आपको याद रखनी है। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साटा, पछुआ पवनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था और अभी मैं करवा रही हूँ ना। तो गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखती साटा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं। अब ये उत्तरी गोलार्ध की नहीं, कहाँ की? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनें, है ना। दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें होती हैं समुद्री भाग में अधिक होने के कारण ये क्या होती हैं? तीव्र गति से चलती हैं, और 40 डिग्री पर ये दक्षिणी अक्षांश के पास आती हैं, तो इसको गरजती चालीसा बोलते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास निकट पहुंचती है तो प्रचंड पचासा बोला जाता है, और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट पहुंचती है तो चीखती साटा बोला जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को ये कहा जाता है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की नमी से जो प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के पानी के साथ क्या होता है? धरातल पर अम्ल वर्षा आ के रूप में धरती पर ये गिरता है। तो इससे किससे होती है उत्सर्जक अम्लीय वर्षा? नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। वैसे ये नाइट्रोजन और ऑक्साइड की उत्पत्ति जो है वो किसके लिए? खनिज तेल और कोयले को जलाने के लिए किया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कूट का सही उत्तर का हमको चयन करना है। अब कर्क रेखा के गुजरने वाले भी राज्यों का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध की भूमध्य रेखा के समांतर होती है, 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 8 राज्य मैंने बताया था। मित्र पर गमछा जार इसका जो है वो शॉर्ट ट्रिक है, सभी बच्चों को ये याद है। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो गुजरात आ गया आपके सामने, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है वो वहां से ले कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ से गुजरती है, तो सभी से तो गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, उसी के साथ में क्या हो जाएगा, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो इनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक। अगला है निम्नलिखित में कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक करते हैं? तो भारतीय जलवायु को पश्चिमी जेट धाराएं करती हैं। बिल्कुल, जेट धाराएं जो है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। तिब्बत का पठार भी करता है और अल नीनो भी करता है। अल नीनो क्या है? एक जटिल मौसम तंत्र है जो कि हर 3 या 4 साल के बाद प्रकट होता है ना। तो अल नीनो के कारण होता क्या है कि जो भाग में सूखे और बाढ़ जैसी मौसम की चरम अवस्थाएं यहाँ पर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जेट धाराओं के कारण क्या होता है कि भारत में जाड़े के मौसम में जो उत्तरी पश्चिमी वाले क्षेत्र में वर्षा होती है ना, वो जेट स्ट्रीम कहलाती है ना। तो जेट स्ट्रीम से भी क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्य के संदर्भ में सूची को हमको सुमेलित करना है। एक इस्पात उत्पादन केंद्र है और एक संबंधित राज्य है। कौन सा जो है वो इसमें सही हो रहा है? जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। बरनपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है। भद्रावती कर्नाटका में और सेलम कहाँ? तमिलनाडु में पड़ता है। तो देखिए ये जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध में क्या इस्पात उत्पादन केंद्र है, सारे की आपको पता होनी चाहिए कौन सा कहाँ पर है। देखिए जो जमशेदपुर है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो वो झारखंड में है। इसको JN टाटा, टिस्को भी बोला जाता है, TISCO, टिस्को। इसकी वर्ष अगर देखें 2007 में आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी जमशेदपुर में, झारखंड में। ठीक है। उसी के साथ में एक आयरन एंड स्टील कंपनी है इसको, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और ये पश्चिम बंगाल में है, बरनपुर के पश्चिम बंगाल में ना। क्या? इसको। एक है सेलम इस्पात उत्पादन केंद्र, ये कहाँ पर पड़ता है? सेलम पड़ता है आपके तमिलनाडु में। सेलम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है और लोहा अयस्क उत्पादन केंद्र है। कर्नाटका के शिमोम में जो है वो क्या है? भद्रा नदी के तट पर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी VISL की स्थापना हुई थी 1923 में। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना। तो राइट आंसर आपके हो गया 2, 1, 4, 3। तो ये ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। सही उत्तर की हमको पहचान करनी है। बिल्कुल सबसे लंबी नदी है। नील नदी पर मिस्र देश में आसवान बांध और नासिर झील का निर्माण है, एकदम सही है। नील नदी मिस्र देश के वरदान के रूप में जाने जाती है। मिस्र का वरदान नील नदी कहलाती है, बिल्कुल सही है। ये नदी नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, तो ये भी एकदम सही है। तो सारे ही उत्तर जो है वो सही है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, मिस्र का वरदान कहलाती है। उद्गम जो है वो विक्टोरिया झील से होता है। विक्टोरिया झील से जो है इसका उद्गम होता है। आसवान बांध और नासिर झील का ये निर्माण करती है। युगांडा, इथोपिया, सूडान, मिस्र में बहने के बाद ये कहाँ पर? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। तो सारे ही नील नदी के बारे में सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन है गैस है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन क्लोरीन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही कथन का हमको उत्तर देना है। NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है।
बिल्कुल सही है। अगर हमको एनएनपी ज्ञात करना है तो जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य हैं। ये भी एकदम सही है कि जो राष्ट्रीय आय है वो क्या करती है, समस्त जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन और सेवाएं हैं उनका मौद्रिक मूल्य होता है। तो किसी भी देश के एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर हम किसका पता लगाते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि किसका, एनएनपी को जो है वो पता लगाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही तो सही है। अगला है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना कब प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम धन मान धन योजना जो है वो 2019 में स्टार्ट की गई थी और इस योजना के माध्यम से जो है वो 60 साल की आयु पूरी करने वाले कामगारों के लिए 3000 न्यूनतम पेंशन जो है वो प्रदान की जाएगी, है ना। अगला है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी के तहत अगले 4 वर्षों में केंद्र सरकार के मुख्यतः परिसंपत्तियों के माध्यम से कुल कितनी राशि की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। तो यह अनुमान लगाया है लगभग 6 करोड़ रुपए का अनुमान इसमें लगाया गया है। एनएमपी में खंड 1 और 2 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन है। इसका जो शुभारंभ है वो निर्मला सीतारमण जी ने किया 2021 में और इसमें लगभग कितने 6 लाख करोड़ रुपए का जो है वो अनुमान लगाया गया। अगला है, उत्पादन के कारकों पर किया गया व्यय क्या कहलाता है। तो उत्पादन के कारकों पर किया गया व्यय साधन लागत कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। उत्पादन कारकों पर किया गया व्यय साधन लागत एफसी, ठीक है। जैसे कि इसमें पूंजी आ गई, श्रम आ गया, नियोजन, उद्यमी, भूमि, ये सभी आते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय आकलन किसने किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1868 में इन्होंने प्रति व्यक्ति आय जो है वो 20 रुपए आकलित की थी। कितने रुपए, 20 रुपए जो है वो आकलित की गई थी। और इस राष्ट्रीय आय की प्रथम आधिकारिक गणना जो है वो पीसी महालनोबिस के द्वारा 1949-50 में की गई थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी जिसमें 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय का आकलन हुआ था और उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद है पीसी महालनोबिस के द्वारा 1949-50 में इसकी गणना की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति वैश्वीकरण को दर्शाती है। तो कौन सी प्रवृत्ति है जो कि वैश्वीकरण को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ता हुआ एकीकरण बिल्कुल दर्शाती है। बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह, राजनीतिक अस्थिरता, हाँ, बढ़ती हुई भौगोलिक आत्मनिर्भरता नहीं दर्शाएगी। तो राइट आंसर इसका ए, बी और सी हो जाएगा। ए, बी और डी, राजनीतिक अस्थिरता नहीं दर्शाएगी, सॉरी। ए, बी और डी हो जाएगा। तो ए, बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वैश्वीकरण के अंतर्गत उत्पादन, विपणन, सेवाओं का जाल, ये सारी चीजें होने के बाद में जो है ये संपन्न किया जाता है और इसमें संचार प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए विश्व के संपूर्ण हिस्से के निकट इसमें संपर्क स्थापित किया जाता है। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सोवियत संघ के मध्य शांति और मैत्री संधि कब हुई थी। तो ये हुई थी 1971 में। भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि की थी और इस संधि का वास्तविक उद्देश्य अगर पूछे तो बांग्लादेश के संबंध में भारत को समर्थन देना। बांग्लादेश के संबंध में भारत को क्या, समर्थन देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल संविधान का भाग है। समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था, क्या था, नहीं था ना। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन पहले अच्छे से करवा चुकी हूँ 1976 में जो है। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार जो है वो क्या हुआ है, संशोधन हुआ है जिसमें कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है वो शब्द जोड़े गए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा, हमेशा से नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो बी गलत हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचनी में अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, उसी के साथ में समाजवाद भी जोड़ा गया। तो ये भी सही है। तो ए और सी दोनों सही हैं आपके सामने।
देखिए ये जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 1973 में, क्या था, केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। कब? 1973 में केशवानंद भारती मामले में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब अंग अंग है इसमें, तो कहा था कि केशवानंद भारती जो मामला था 1973 में, इसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। अब संविधान का अंग नहीं है, ये कौन से मामले में कहा था? तो ये कहा गया था 1960 में बेरूबारी संघ मामला आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान में रखना है। प्रस्तावना भारतीय संघ के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान करती है, तो प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मामले में कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है? तो ये कहा था 1973 में केशवानंद भारती जो मामला आया था उसमें, और अंग नहीं है ये कहा था बेरूबारी संघ में 1960 में। दोनों चीज़ों को याद रखना है। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। सत्य कथन का हमको चयन करना है, ठीक है। तो उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाया। नीति निर्देशक तत्वों में बिल्कुल पर्यावरण का संरक्षण करना, बच्चे के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, तो सारी चीज़ें नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन अभी बताया था 1976 में, और 4 नीति निर्देशक तत्वों को इसमें शामिल किया गया था। अनुच्छेद 39 क में तो जोड़ा गया था कि सबके लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए। 39 च में कहा गया था कि बालकों के शोषण से इसकी रक्षा की जाइए, अवसरों को सुरक्षित रखना चाहिए। 43 क में जोड़ा गया था कि उद्योग के प्रबंध में जो कर्मकारी हैं उनको भाग लेना सुनिश्चित किया जाए। 43 क में तो ये कहा गया था, 48 क में कहा था कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन या फिर वन और वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य हो। तो ये 4 चीजें जो है वो जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्वों में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता सभी को पता है 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता हुआ था। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि प्रथम बार जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ में समानता के स्तर में समझौता किया था, और इसमें समझौते में लॉर्ड इरविन ने स्वीकार किया था कि जो आरोपी, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को है हम रिहा कर देंगे। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का हम अधिकार देते हैं। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना आप दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः लाया जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता। वहीं कांग्रेस ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार नहीं करेगी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें गांधी इरविन समझौते के तहत थी। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीयों को कुल 7 मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान है। तो पहला आप 7 देखिए, आप ध्यान से सुनिए, मौलिक अधिकार भी पूछ लेते हैं। पहले मैं 7 बता देती हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो क्वेश्चन ये थे पहले, है ना। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपके सामने कि कौन सा अधिकार नहीं है? समानता का है, धर्म का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता। अब देखिए, ये मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये तो हमारे संविधान में उल्लेखित थे,
लेकिन क्या हुआ 44वां, अब काफ़ी सारे बच्चे तो उससे पहले ही कमेंट कर देंगे कि मैम मौलिक अधिकार तो 6 ही हैं, आपने 7 बता दे। बच्चा पूरा तो सुनो आप क्वेश्चन को। 7 मूल संविधान में थे हमारे। वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं बच्चा। संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंतर्गत जो है इसको हटा दिया गया और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 300 कै जोड़ा गया। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत जो है वो संविधान में जो ये संपत्ति का अधिकार, इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 31 अनुच्छेद जो है वो इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो टोटल हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हो जाएंगे? 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब धर्म का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो बेटा, वहीं स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये सारे अधिकार ही हैं। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक भाग है? यानी गो जो है गौ माता उनका वध करना। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 48 के अंतर्गत है कि गोवध निषेध। अब 47 में क्या है? पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। 48 कै में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन बनाए रखना, जीवों की रक्षा करना। 48 में क्या है? गोवध निषेध है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक स्थान और वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना। तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं? शांति, अस्तित्व बनाए रखना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आक्रमण न करना। पंचशील सिद्धांत आक्रमण न करना नहीं होगा। एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना अनाक्रमण हो जाएगा। आक्रमण करना जो है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील का सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के आधारभूत लक्षणों में से एक माना जाता है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना, पारस्परिक लाभ और समानता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, विश्व शांति को प्रोत्साहन, एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना, ये सारी चीजें पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं। आक्रमण न करना नहीं आएगा, अनाक्रमण आएगा। निम्नलिखित में से भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों को स्पष्ट करने वाला कूट नेहरू जी का व्यक्तित्व है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व है बिल्कुल नेहरू जी। आर्थिक तत्व, भौगोलिक और विचारधाराओं का प्रभाव, तो ये सारी चीजें जो है वो विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अन्य तत्व अगर देखें तो देश के संविधान की प्रकृति हो गई, राजनीतिक विचारधारा हो गई, गुटबंदियां हो गई, ऐतिहासिक परंपराएं हो गई, ये सारी चीजें जो है वो विदेश नीति के निर्धारण तत्वों को स्पष्ट करती है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है वो संबंध है किससे? नागरिक परमाणु सहयोग पर संबंधित है। असैनिक परमाणु सहयोग के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच में जो है वो 2005 में ये समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, और अमेरिका यात्रा के दौरान इन्होंने सहमति हुई। और इसमें अनुच्छेद कौन सा? कुल कितने अनुच्छेद? 17 अनुच्छेद इसमें आए थे। तो नागरिक परमाणु सहयोग पर संबंधित है। संघवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संघ का निर्माण कनाडा के मॉडल के आधार भारतीय संघ का कनाडा के मॉडल के आधार पर किया गया है। भारतीय संघवाद में शक्तियां संघ की ओर झुकी हुई हैं। अगला है अनुच्छेद 1 में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। गलत कथन पूछा है। तो ये सारे कथन तो आपके सामने आपको साफ दिख रहे हैं, सही है, क्योंकि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत
राज्यों का संघ होगा। इसी में संघ शब्द के स्थान पर आप यूनियन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी के साथ में कहा कि भारत का निर्माण जो है वो कन्नाडा के मॉडल पर हमने लिया है। भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया हमने, है ना। और अनुच्छेद 1 में साफ तौर पर वर्णित है कि यूनियन का उपयोग करते हैं। भारतीय संघवाद में शक्तियां संघ की ओर झुकी हैं, तो ये भी तो सही है। तो सारी चीजें तो सही है, गलत कहाँ होगा, तो कोई भी गलत नहीं है। अब बच्चा जो पढ़ के नहीं जाएगा वो क्या करेगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे दे, कुछ तो गलत है, तो वो एक पे टिक करके आएगा, है ना। फिर वो तालमेल बिठाएगा, ए पे बी पे, कौन सा गलत करूं, ऐसा होता है बेटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। तो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी भी हुए हैं, इंदिरा गांधी जी भी हुए हैं, गुलजारी लाल नंदा जी भी हुए हैं। ये सारे ही जो हैं वो एक से अधिक बार जो हैं वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य कौन कौन, ए आर अतुल्य रहे हैं, रजनी पटेल रहे हैं, सी एम स्टाफन रहे हैं, वीपी सिंह। देखिए वीपी सिंह जो है वो क्या थे, स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य नहीं रहे हैं। भारत के जो मूल संविधान नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, इसमें क्या हुआ था 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति आती है। कौन सा संविधान संशोधन था, ये 42वां संविधान संशोधन आता है। और इस स्वर्ण सिंह समिति में टोटल 12 सदस्य शामिल थे। स्वर्ण सिंह समिति आई किसके लिए थी, मूल कर्तव्य का उल्लेख जो संविधान में नहीं था उनको जोड़ने के लिए। तो इसमें टोटल 12 सदस्य शामिल थे। अब 12 सदस्य ध्यान से सुनिए। स्वर्ण सिंह जी तो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। स्वर्ण सिंह समिति है, अध्यक्ष कौन होंगे, स्वर्ण सिंह। एस एस रे थे, एच आर गोखले थे, ए आर अतुल्य थे, एन वी गौडगिल थे, डीपी सिंह थे, रजनी पटेल थे, उसी के साथ में सीएम स्टीफन थी, कौन थे और बी एन बनर्जी थे, दिनेश गोस्वामी थे, सैयद मोहम्मद थे। तो इधर टोटल कितने 12 सदस्य इसमें शामिल थे। कौन नहीं थे, तो कौन नहीं थे आपके सामने, वीपी सिंह। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था जो है वो पाई जाती। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो दलीय व्यवस्था जो है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होती है एक दलीय व्यवस्था, जिसमें क्या होता है कि केवल एक ही दल को सरकार बनाने की अनुमति होती है। जैसे कि चीन में ये व्यवस्था है, एक दलीय व्यवस्था कहाँ पर है, चीन में। अब दूसरी होती है द्विदलीय व्यवस्था। तो द्विदलीय व्यवस्था में क्या होता है, 2 दलों को मान्यता मिलती है कि वो अपनी सरकार बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में जो है वो द्विदलीय व्यवस्था है। लेकिन हमारा भारत कैसी व्यवस्था है, भारत में जो है वो बहुदलीय व्यवस्था पाई जाती है। यानी 2 या 2 से अधिक दलों की जो व्यवस्था होती है वो बहुदलीय व्यवस्था होती है। और ये व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। तो एक दलीय व्यवस्था एग्जाम्पल देखें तो चीन में पाई जाती है, द्विदलीय व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन में, और बहुदलीय जो है वो भारत में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन जो है वो सही है, इसके उत्तर का हमको चयन करना है। अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूची थी। तो देखिए ये आपके सामने गलत हो जाता है। 1935 के अधिनियम में टोटल 321 तो धाराएं थी और 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अधिनियम में ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत की देशी रियासतें इकाइयों के रूप में सम्मिलित थी। तो बिल्कुल ये सही है कि जो अधिनियम में इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की थी और प्रांतीय और देशी रियासतों की इकाइयों को इसमें शामिल किया गया था। तो बी एकदम सही है।
अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो ये भी एकदम सही है। इसमें जो भी अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको प्रदान की गई थी? गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो बी और सी सही है। अधिनियम में केंद्र व इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन दो सूचियों, संघ सूची और प्रांतीय सूची में किया गया था, तो ये भी आपके सामने गलत हो जाएगा। इस में जो है वो केंद्र और प्रांतीय इकाइयों के बीच में 3 सूचियां थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया था। और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसको दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। तो चौथा भी आपके सामने गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो देखिए, राजस्थान के भरतपुर को जो है वो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की संभावना को ध्यान में रखते हुए श्री भजनलाल शर्मा जी ने जो है वो पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की जो है इन्होंने योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर भरतपुर से शुरुआत करते हुए प्रदेश में पहली बार सभी कार्यालय को जो है वो कमर्शियल भवन के रूप में इन्होंने नवाचार किया और भूमि आवंटित यहाँ पर की जा चुकी है, कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो भरतपुर को जो है वो पर्यटन हब के रूप में विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक के से सम्मानित किया गया है। किसको जो है वो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो देखिए, ये 2 व्यक्ति थे जिनको सम्मानित किया गया था, सचिन मित्तल और एस सिंगाधीर को जो है वो गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। सचिन मित्तल जो है वो एडीजी थे, महानिदेशक थे, अतिरिक्त महानिदेशक, और एसडीसी एस सिंगाधर जो है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किए गए हैं, जो कि कब 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस। काफी सारे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो गए होंगे, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल, गणतंत्र दिवस बेटा 26 जनवरी को आता है। और इसमें राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस जब हुआ था तो समारोह गांधी ग्राउंड उदयपुर में ये हुआ था। उस समय इन लोगों को जो है वो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान की किस झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर किया गया है? तो कौन सी झील है जिसका नाम बदलकर वरुण सागर किया गया? तो ये है अजमेर की फॉय सागर झील, इसका नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। ये पहल जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन? वासुदेव देवनानी के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों को हटाने की अपील की और ये कदम इन्होंने उठाया कि फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा जाए, तो इन्होंने ऐसा किया है। अगला है, राजस्थान का पहला पंचकर्म सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान का पहला पंचकर्म सेंटर जो है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में इसको बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पंचकर्म सेंटर का निर्माण है और ये अपने अंतिम चरण पर है। लगभग 75% जो है ये पूरा हो चुका है। तो ये कहाँ पर? जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में। अगर जगह भी आपको पूछे तो ये बताना है। इसमें पंचकर्म थेरेपी दी जाएगी, योग केंद्र होगा, मेडिटेशन सेंटर होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्थापित की गई हैं। संत सदाराम जी महाराज का पनोरमा कहाँ बनाया गया है? तो संत सदाराम जी महाराज का जो पनोरमा है वो बनाया गया है कहाँ? जैसलमेर में, जैसलमेर के गुहड़ा गांव में। कहाँ पर? गुहड़ा गांव में जो है संत सदाराम जी महाराज की पनोरमा का निर्माण किया गया। सूफी संत थे ये शिरोमणि बाबा सदाराम जी, इन्हें संत श्री शार्दुल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और इनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान में होती है, उसी के साथ में गुजरात में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, और साथ में देखिए इनकी पूजा पाकिस्तान में भी होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनका समाधि स्थल जो है वो थार रेगिस्तान के रूप में, जैसे कि समंदर में भी शार्दुल धाम यानी गुहड़ा जैसलमेर में है, ऐसा बोला जाता है। तो रेगिस्तान में इनका समुद्र स्थल है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को इनका मेला भरता है और लाखों श्रद्धालु जो हैं इस मेले में आते हैं। कहाँ? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम
को नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड रॉबर्ट्स को राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानक उपाधि जो है वो प्रदान की गई है? तो ये उपाधि जो प्रदान की गई है ये अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रिचर्ड रॉबर्ट्स को महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि जो है वो प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज कौन बना? तो ये सभी को पता है, वैभव सूर्यवंशी जो है आईपीएल अपने कैरियर को इन्होंने तीसरे T20 मैच में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज माने जाते हैं। 14 वर्ष और लगभग 32 दिन के थे जब इन्होंने ये शतक लगाया था। 35 गेंदों में इन्होंने शतक पूरा कर दिया था। तो ये कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। हैं कहाँ से? तो बिहार के समस्तीपुर से ये जुड़े हुए हैं, वहां से इनका। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर किस जिले में शुरू किया गया है? तो राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो जयपुर में स्टार्ट किया गया है। जयपुर में स्थान अगर पूछे तो जयपुर पुलिस आयुक्तालय है, वहां पर स्टार्ट किया गया है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक हैं UR साहू और महानिदेशक साइबर अपराध हेमंत प्रियादर्शी के द्वारा स्टार्ट किया है। इसका नाम आप सभी को पता है, साइबर मदद की दे साइबर सपोर्ट सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ पर? जयपुर में स्थापित किया गया, शुरू किया गया है। देश का पहला ब्रॉड गेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेक्स ट्रैक राजस्थान में कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपके सामने सांभर झील में। भारत का पहला ब्रॉड गेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेक्स ट्रैक जयपुर से लगभग कितना 70 किलोमीटर दूर है सांभर झील, और लगभग ये 75% जो है वो बन भी गया है। तो अगले साल तक ये चालू हो जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पर? सांभर झील में। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान के क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो जाते हैं, और मनोविज्ञान में तो सभी बच्चों को पूरे क्वेश्चन जो है नंबर लेके आने हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया। कितना इजी क्वेश्चन है यार। फिर उसने मन को त्यागा, उसके बाद उसने चेतना को त्यागा, और वह व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। तो ये कथन किसने दिया था? वुडवर्थ महोदय का ये कथन था। वुडवर्थ ने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को कहा, क्योंकि पहले हम क्या बोलते थे, अब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। फिर उसके बाद में उसने मन को त्यागा, उसके बाद में चेतना को त्यागा, और आज वर्तमान में जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। तो ये वुडवर्थ ने कहा था। वॉटसन की एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है। अब धनात्मक शब्द याद रख लीजिएगा, ये कहा था जेबी वॉटसन ने। मन का अगर देखें तो मन ने कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। तो ये मन महोदय का था। वहीं मैकडूगल की परिभाषा भी पूछी जाती है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। काफी बार मैकडूगल की भी पूछी जाती है, लेकिन ये वाली परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने, और इन्होंने इस सिद्धांत में बालक जिस सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में रहता है उसी बालक के संज्ञानात्मक विकास का उस पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक को उन्होंने महत्वपूर्ण माना था। अगला क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है कौन सा है? तो स्किनर ने दिया था प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, क्रिया प्रसूत बोलते हैं यार, मैं डी पे लगा दिया, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। अब ये प्रयत्न और भूल वाला सिद्धांत तो आप बताएंगे कमेंट में कि किसने दिया था, है ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था किसके द्वारा? आप देखिए ऐसे टंग स्लिप हो जाती है, मैं बोल सही रही हूं पर टिक मैं गलत पे लगा रही हूँ ना। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था स्किनर ने। लगभग 1938 में इन्होंने दिया था। किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर भी किया था। कबूतर पे भी इन पर प्रयोग किया था। और दूसरा नाम इसका देखिए, हर एक सिद्धांत है उनके अन्य नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसको सक्रिय अनुबंध सिद्धांत भी बोलते हैं, नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत भी बोलते हैं, साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत भी बोलते हैं, RS अनुबंध सिद्धांत भी बोलते हैं, ऑपरेटिक थ्योरी भी बोलते हैं।
तो ये सारे नाम किसके हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के हैं। ये सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है और व्यवहार को इसमें परिणाम के आधार पर ये व्यक्ति को सिखाता है। तो ये सिद्धांत क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत स्किनर के द्वारा। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाए तो ये अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इस अध्ययन को कहते हैं अनुधर्य अध्ययन, है ना। कालक्रमों का अध्ययन भी कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल मेथड भी इसको कहा जाता है कि जब विकास का अध्ययन अधिक समय तक किया जाए तो इसको बोलेंगे अनुधर्य अधिगम, ठीक है, अध्ययन। निम्न में से व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, कौन सा है? तो आनुवंशिक प्रभाव जो है वो व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक होगा ना। कि देखिए व्यक्ति के निर्धारण में अगर देखें तो वे कारक आते हैं जिसमें कि व्यक्ति का विकास उससे प्रभावित होता है। तो इन कारकों को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक जैविक कारक माने गए हैं और एक पर्यावरणीय कारक माने गए। अब जैविक कारक में क्या क्या चीजें आती हैं? आनुवंशिक प्रभाव आता है, स्नायु मंडल आता है, शारीरिक संरचना आती है, ये सारी चीजें तो जैविक मंडल में आएंगी। बाकी पर्यावरण का ये जो कारक है उसके अंतर्गत आपके क्या आएगी? सामाजिक आर्थिक स्तर आएगा, जन्म क्रम आएगा, आकांक्षा स्तर आएगा। तो ये तीनों किसके हो जाएंगे? पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत आएंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? तो कौन सा है? शाब्दिक, प्रतिक्रियात्मक, प्रणाली या व्यवहारिक। तो गिलफर्ड का त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत प्रणाली जो है वो नहीं आती है। इसके देखिए गिलफर्ड ने जो त्रिविधीय सिद्धांत दिया था वो 1967 में इन्होंने दिया था और इन्होंने बुद्धि संरचना सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और गिलफर्ड ने जो है वो त्रिविमीय आयाम के अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई थी? इन्होंने संक्रिया बताया था, उत्पाद बताया था, विषय वस्तु बताई थी, उसी के साथ में आकार बताया था, प्रतीकात्मक, शाब्दिक और व्यवहारिक, ये चीजें बताई थी। प्रणाली जो है वो गिलफर्ड की त्रिविमीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है अभिसारी चिंतन से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से या मॉडलिंग से। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। सृजनात्मकता चिंतन में क्या है? व्यक्ति समस्या के जो अलग अलग पहलू होते हैं उनको अलग अलग दिशाओं से इसका चिंतन करता है। तो विभिन्न दिशाओं के चिंतन करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? यानी एक ही चीज को अलग अलग मतलब दिशाओं से सोचना, भिन्न भिन्न तरीके से सोचना, उसी को बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता एक विशेष रूप से सृजनात्मक और रचनात्मक चिंतन भी इसको हम कहते हैं। तो ये अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी नहीं अपसारी। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत सभी को पता है मैक्सीलैंड के द्वारा दिया गया था, मैक्लीलैंड। और एंटिक्सन के द्वारा, साथ में इनके एंटिक्सन भी थे, एटकिंसन, कोई कैसे प्रोनाउंस करता है, कोई कैसे, है ना, इनके द्वारा दिया गया था। और इस सिद्धांत में कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए जिन अवसरों की उपलब्धता होती है वो उसे कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और यही जो है वो अभिप्रेरणा उस कार्य के लिए गति उसको प्रदान करती है। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा दी थी मैक्लीलैंड और एटकिंसन के द्वारा। बाल अपराध का कारण नहीं है शारीरिक दोष। उचित घरेलू वातावरण क्या बाल अपराध का कारण होगा? कितना इजी क्वेश्चन है। नहीं होगा। जब आप अच्छा वातावरण घर में रखेंगे तो क्या बच्चा बाल अपराधी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तभी बोलते हैं ना, परिवार के वातावरण का बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो परिवार में हमेशा एक सुखद वातावरण बना के रखना चाहिए बच्चे के भावी भविष्य के लिए। शारीरिक दोष हो सकता है, असफलता हो सकती है, गरीबी उसकी बाल अपराधी का कारण हो सकता है, ये सारी चीजें, बेरोजगारी हो सकती है, अनैतिक परिवार हो सकता है, वंशानुकरण का प्रभाव हो सकता है, सामाजिक आर्थिक स्थिति हो सकती है बाल अपराध का, परंतु उचित घरेलू वातावरण जो है वो बाल अपराध का कारण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो देखिए सृजनात्मकता के तत्व में हम देखें तो मौलिकता आती है, लचीलापन आता है, धारा प्रवाहिता आती है, परंतु स्मृतिकरण नहीं आता है, इसमें विस्तारण आता है। क्या आता है? विस्तारण।
स्मृतिकरण नहीं आता तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन किए थे? तो सामोआ के द्वीप पर अणुधैर्य अध्ययन करने वाले थे मार्गरेट मीड। इन्होंने 1925-26 में जो है वो सामोआ द्वीप पर गहन मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया था, जो लगभग इन्होंने 9 महीने तक वहां पर किया था, और किशोर लड़कियों पर यह अध्ययन इन्होंने किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनकी अपनी जो खोज से इनको जो किया था, ग्रंथ की रचना की थी, कमिंग ऑफ एज इन समोआ। ठीक है, तो ये 1928 में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो ये भी जहां सामोआ वहां पर क्या होगा, मार्गरेट मीड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना किसने सिद्धांत दिया था? मैंने कहा था ना सिद्धांत पूछते हैं, तो अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत जो दिया गया था वो गेस्टोल्ट वादियों के द्वारा दिया गया था। अब गेस्टोल्ट वादियों में कौन कौन आते हैं मैंने आपको बताया, बहुत ईजी सा है, कोफ्ता, कोहलर और वर्दीमर। कोफ्ता खा लिया वर्दीमर ने, कोहलर ने, तो ये कोफ्ता, कोहलर और वर्दीमर तीनों जो है वो क्या थे, गेस्टोल्ट वादी थे। तो इन्होंने सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था और समस्या का हल निकाला था। स्किनर का बताया था अभिक्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता, पहले भी करवा चुकी हूं, तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या बोलेंगे, शून्य स्थानांतरण बोलेंगे। अगर उसने पहले का अधिगम हो और नई परिस्थिति में वो नई स्थितियों को सीखने में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो एक तरीके का शून्य स्थानांतरण होगा। जैसे रहीम के दोहे याद करने के बाद अगर कबीर के दोहे याद करने हैं तो उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो ये एक तरीके का कैसा होगा, शून्य स्थानांतरण। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? मानव विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल। विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है। विकास जो है वो कैसा होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, सामान्य से विशिष्ट की हो तो होता है, एक निश्चित दिशा होती है विकास की। तो विकास जो है वो चक्राकार और वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, चक्रीय होता है, रेखीय नहीं होता है। तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में युंग महोदय ने जो है वो गुणों और विशेषताओं के आधार पर इनकी बुक कौन सी थी? तो साइकोलॉजी टाइप्स 1928 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी, और इसमें मूल रूप से 2 प्रकार इन्होंने बताए थे गुणों के। तो कौन से, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखता, 2 प्रकार के बताए थे युंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीच में जगह स्पेस, निम्नलिखित में कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? तो देखिए रक्षा युक्तियों से भी क्वेश्चन आते हैं। तो रक्षा युक्ति नहीं है तादम्य, साहचर्य, औचित्य स्थापन या क्षतिपूर्ति। साहचर्य रक्षा युक्ति नहीं होगी। रक्षा युक्ति क्या होती हैं? तो अचेतन स्तर पर काम करती है रक्षा युक्तियां, हमारे विशिष्ट प्रकार के व्यवहार और प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं, और ये व्यक्ति का रक्षा कवच होती हैं। तो रक्षा युक्तियां होती कौन कौन सी हैं? तो तादम्य होती है, औचित्य स्थापन होता है, युक्तिकरण होता है, दमन होता है, प्रक्षेपण होता है, विस्थापन होता है, क्षतिपूर्ति होती है। ये सारी रक्षा युक्ति हैं। साहचर्य कोई रक्षा युक्ति नहीं है। अब ये रक्षा युक्ति ठीक है, आपने नाम याद कर ली, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कि विस्थापन किस तरीके की रक्षा युक्ति है, किसी ने किसको क्या किया, तो ये उदाहरण से भी पूछा जा सकता है, तो आपको उदाहरण भी याद करने हैं। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया है किसके द्वारा? तो सबसे पहले देखिए 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धिमापन का सफल इन्होंने प्रयास किया था। फिर 1908 में जो है बिने साइमन ने मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया। तो किसने मानसिक आयु की अवधारणा को पूर्ण रूप से विकसित किया? बिने साइमन के द्वारा इन्होंने मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया, बिने साइमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है?
कौन सा नहीं है? परानुभूति है, आत्म अभिप्रेरणा है, उद्यमी सामर्थ्यता है, संबंधों को संचालित करना। तो संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं हो जाएगा? अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक कौन हैं, कौन माने जाते हैं। गोलमैन जो है वो संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने 1995 में इनकी बुक थी कौन सी? इमोशनल इंटेलिजेंसी, या पूरे नाम इसका अगर देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंसी व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, इन्होंने प्रकाशित की थी, जिसमें अवधारणा वैश्विक रूप से लोकप्रिय इन्होंने बनाई और संवेगात्मक बुद्धि के इन्होंने तत्व बताए, है ना। कौन कौन से तत्व बताए इन्होंने? तत्व बताया, परानुभूति बताया, बिल्कुल, इम्पैथी विद अदर्स, उसी के साथ में आत्म अभिप्रेरणा बताया, सेल्फ मोटिवेशन बताया, संबंधों को संचालित करना बताया इन्होंने, मतलब आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण बताया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी विद अदर्स, सोशल स्किल, लेकिन उद्यमी सामर्थ्यता इन्होंने नहीं बताई। किसने? गोलमैन ने। संवेगात्मक बुद्धि किसने? गोलमैन के द्वारा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है। अब देखिए, ये जो विकार हैं, इन विकारों से भी ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। किस तरीके का विकार है? पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। अब देखिए, डिस्क्लिया भी होता है, डिसलेक्सिया भी होता है, अलग अलग इसका प्रोनाउंस नहीं, अलग अलग चीज होती हैं। तो इसमें पठन संबंधी विकार होता है कि जो छपे हुए शब्द हैं उनको सीखने और याद करने में बच्चे को कठिनाई आती है, वाचन संबंधी अशुद्धि होती है, ध्वनि को पहचान नहीं पाता है, वर्णमाला अधिगम में इनको कठिनाई होती है, एक तरीके का पठन विकार माना जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है, कुडर परीक्षण किसके मापन के लिए अभिलिखित है? तो कुडर परीक्षण जो है अभिरुचि के मापन के लिए अभिलिखित है। कुडर परीक्षण का मापन जो है 1954 में GS कुडर के द्वारा किया गया था और इसमें इन्होंने 4 परीक्षण जो है इसमें शामिल की थी। तो अभिरुचि से अभिप्राय क्या होता है? सबसे पहले ये होना चाहिए, तो व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसमें कि वह स्वेच्छा से किसी चीज की तरफ आकर्षण मतलब होता है। अगर उसको खुद से, जैसे आप ये मान लीजिए, आप अगर खुद की इच्छा से नहीं पढ़ेंगे तो क्या आपको कोई जबरदस्ती पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। खुद की इच्छा से पढ़ेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। मैंने वीडियो बना दिया, मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया आपसे, लेकिन आप उनको देखेंगे नहीं, तो जबरदस्ती थोड़ी मैं आपके घर आके कि नहीं बच्चों देखो, आप तो क्लास देखो, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको अच्छा लगेगा, आप देखोगे, तो ये आपकी अभिरुचि है। तो कुडर परीक्षण में अभिरुचि का मापन अभिलिखित किया जाता है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे 7 तारीख के लिए, GK जर्नल पेपर के लिए, आपके लिए जो भी आप मतलब सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर सभी को देना है। और ये एक तरीके की आपकी मैराथन क्लास है जिसमें हमने सारे प्रश्न 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 इसी पैटर्न में आएंगे। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को आपने आई होप एंड तक देखा हो, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसी के साथ में SST की जितनी भी क्लासेस हैं वो भी आपको देखनी है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फिर आज 7 तारीख तक हम कंटिन्यू जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं आपको करवाऊंगी। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।